नमस्कार दोस्तों। अगर आप फैसिलिटी मैनेजमेंट की फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हैं और अपने लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक फैसिलिटी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव अपने लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए दोस्तों, फाइनली एक सैम्पल रिज्यूमे के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे एक फैसिलिटी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव अपने लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है। तो रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर, अपनी लोकेशन, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। आइए अब एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के करियर ऑब्जेक्टिव पे। तो करियर ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार है: लुकिंग फॉर अ पोजीशन ऑफ फैसिलिटी मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन इम्प्लीमेंट माई स्किल्स फॉर अचीविंग कंपनीज गोल्स अलॉन्ग विथ ऑफरिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस टू कस्टमर्स। यहाँ पर इसका अर्थ ये है, जो कैंडिडेट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी मैनेजर की पोजीशन ढूंढ रहा है, जहाँ पर वो अपनी स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर सके, मतलब उनका उपयोग कर सके, उन्हें लागू कर सके कंपनी के गोल्स की प्राप्ति के लिए, और साथ में कस्टमर्स को एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस प्रदान कर सके। एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस का मतलब है बेहतरीन कस्टमर सर्विस, अद्वितीय कस्टमर सर्विस। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव के बाद एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट की प्रोफाइल समरी पर, जो कि कुछ इस प्रकार है: एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विथ 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन फैसिलिटी मैनेजमेंट। कैंडिडेट यहाँ पर ये कह रहा है कि उसके पास में 3 साल का कार्य अनुभव है फैसिलिटी मैनेजमेंट में। नेक्स्ट वन इज प्रोफिशिएंट इन वेंडर मैनेजमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो वेंडर मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट प्रोसेस में बहुत ही प्रोफिशिएंट है, मतलब निपुण है। थर्ड वन इज स्किल्ड इन डॉक्यूमेंटेशन एंड आर्काइवल मैनेजमेंट। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो डॉक्यूमेंटेशन और आर्काइवल मैनेजमेंट में भी बहुत निपुण है। नेक्स्ट वन इज स्किल्ड इन हैंडलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो सामान्य प्रशासन में भी निपुण है। नेक्स्ट देखिए, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसके पास प्रभावशाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और लोगों को मैनेज करने की कला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ टीम प्लेयर विथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो एक टीम प्लेयर है जिसके पास प्रभावशाली कम्युनिकेशन स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं। तो आप इस तरीके से अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं। अगर आप इस गौर से प्रोफाइल समरी को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी हद तक कैंडिडेट ने अपनी स्किल्स की और इसके अलावा अपनी स्ट्रेंथ्स की एक हिंट दी है, जिसको पढ़ने के बाद कोई भी एचआर, कोई भी रिक्रूटर या कोई भी डायरेक्टर थोड़ा सा इंप्रेस हो सकता है और कैंडिडेट को शायद इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। तो आप इस तरीके से अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी को लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोफाइल समरी के बाद आइए बात करते हैं कैंडिडेट के वर्क एक्सपीरियंस की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस पे कैंडिडेट ने यहाँ पर टॉप पर कंपनी का नाम, फिर लोकेशन, फिर डेजिग्नेशन और उसके बाद मेंशन किया है कि वो कब से कब तक काम कर रहा है। तो आप इस फॉर्मेट में अपनी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम, अपनी लोकेशन, अपनी डेजिग्नेशन और अपनी ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है की रिजल्ट एरियाज, मतलब ये वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कैंडिडेट ने अपने जॉब में निभाए हैं। तो उस पर एक एक करके फोकस करेंगे। पहला है मैनेजिंग स्टेट्स लाइक बिल्डिंग मेंटेनेंस, ऑफिस इक्विपमेंट एंड फायर सिस्टम्स। बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट और फायर सिस्टम्स जैसे स्टेट्स को मैनेज करना, ये कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री होती है उसका बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से प्रोक्योरमेंट सुनिश्चित करना, ये भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। थर्ड वन इज़ वेंडर डेवलपमेंट एंड रैशनलाइजेशन। यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो वेंडर का डेवलपमेंट और रैशनलाइजेशन करने का भी कार्य करता है, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। नेक्स्ट वन इज़ यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज लाइक कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर डिस्पोजेबल। तो यहाँ पर कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्ट और वाटर डिस्पोजेबल जैसे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना, ये भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। मेंटेनेंस ऑफ बिल्स, पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिन्यूइंग इंश्योरेंसेस। इसका अर्थ है कि जो बिल होते हैं उनका रखरखाव करना, पेमेंट की पूरी जानकारी रखना और इंश्योरेंस का नवीनीकरण करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। परफॉर्मिंग डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस एंड मेंटेनिंग द फैसिलिटी। यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो डेली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और फैसिलिटी को मेंटेन करता है, ये उसका रेगुलर कार्य है। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग बजट फॉर रिपेयर, मेंटेनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। रिपेयर, मेंटेनेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बजट को प्लान करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग एनुअल मेंटेनेंस
कॉन्ट्रैक्ट, जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको मैनेज करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखिए, इंश्योरिंग टाइमली रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी। जो बिल्डिंग है, इक्विपमेंट और मशीनरी है, उनका टाइमली रिपेयर और मेंटेनेंस जो होता है उसको सुनिश्चित करना, ये भी उसके KRA में इंक्लूडेड है, मतलब उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग एंड इंश्योरिंग टाइमली वेंडर पेमेंट। जो वेंडर होते हैं उनकी पेमेंट टाइम से हो, ये भी इंश्योर करना और इसको मैनेज करना, ये भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेनिंग एंड इंश्योरिंग कंप्लायंसेस एज पर कंपनी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो भी कंप्लायंसेस होते हैं उसको कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और इसके साथ साथ इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी मेंटेन करना और इंश्योर करना, ये कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है एज अ फैसिलिटी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अपने रिज्यूमे में अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन करते हैं जिसको पढ़ने के बाद में HR को, रिक्रूटर को या कंपनी के डायरेक्टर को बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि आपने अपनी अपनी पिछली जॉब में क्या किया है, जिससे आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है बहुत क्लियरली उनके सामने आ जाता है। और यही सही तरीका है जिससे आप अपने रिज्यूमे में अपने वर्क एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं। तो इस तरीके को आपको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस के बाद एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट की टेक्निकल प्रोफिशिएंसी पे। तो देखिए कैंडिडेट ने यहाँ पर मेंशन किया है कि उसको MS ऑफिस, SAP और एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की अच्छी जानकारी है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का ज्ञान है या लैंग्वेज का ज्ञान है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कैंडिडेट ने अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में लिखा है कि वो ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब वो बहुत ही नियोजित तरीके से काम करता है। सेकेंड वन इज़ गोल ओरिएंटेड, मतलब वो अपने उद्देश्य को लेके बहुत ही स्पष्ट है, मतलब गोल बनाकर कार्य करता है। और तीसरा एनालिटिकल है। एनालिटिकल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज़ का बहुत सही तरीके से विश्लेषण करता है और प्रैक्टिकल तरीके से कार्य करता है। तो ज़रूरी है एक फैसिलिटी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए इन तरीके के ट्रेड्स का होना। याद रखिए वही ट्रेड्स अपने रिज्यूमे में लिखिए जो वाकई में आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। उस तरीके के पर्सनैलिटी ट्रेड्स को मत लिखिए जो वेग हैं और जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं खाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि उसी तरीके के ट्रेड्स लिखिए जो आपको उस जॉब को करने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार बनाते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कैंडिडेट की अचीवमेंट्स की। तो देखिए यहाँ पर उसने लिखा है कि उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2020 और 21 में। तो इस तरीके से अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। और देखिए उसने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि उसने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन में 2015 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये कहता है कि जो सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहले आती है और उसके बाद में उसके क्रम में। तो देखिए यहाँ पर 2020-21 की इन्फॉर्मेशन को पहले लिखा गया है और उसके बाद लिखा गया है 2015 को। तो इस तरीके से आप अचीवमेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। याद रखिए इसके अलावा भी आपकी कोई डिफरेंट काइंड ऑफ अचीवमेंट है तो वो भी ज़रूर मेंशन करें अपने रिज्यूमे में। दोस्तों अचीवमेंट्स के बाद बात करते हैं कैंडिडेट की एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। तो देखिए उसने यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि उसने डिप्लोमा किया था फैसिलिटी मैनेजमेंट में 2017 में, 16 में उसने अपना बीकॉम किया था, 13 में उसने अपना इंटरमीडिएट मतलब 12th किया था CBSE बोर्ड से, और अपना जो हाई स्कूल था उसने किया था 2011 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आ रही है और सबसे पुरानी इन्फॉर्मेशन सबसे लास्ट में आ रही है। उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं अपने पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पर आप अपना नाम, अपने फादर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन, एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में चाहें तो आप डिक्लेरेशन भी मेंशन कर सकते हैं कि जो भी जानकारी मैंने इस रिज्यूमे में लिखी है वो मेरी तरीके से पूरी तरीके से सत्यापित है, पूरी तरीके से सही है। लास्ट में डेट, प्लेस और सिग्नेचर। तो आप इस तरीके के फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक सैम्पल रिज्यूमे फॉर्मेट है, अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं और इसको और बेहतर बना सकते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि मैंने इसमें हॉबीज़ इंक्लूड क्यों नहीं की है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ हॉबीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी इंक्लूड कर सकें। तो इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ करें और अपने रिज्यूमे को बेहद प्रभावशाली बनाएं।